अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, ये आपने घर पे इसको रीड किया था। इज देयर एनी प्रॉब्लम? डू यू वांट टू आस्क समथिंग? बेटा, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज मुझे रिप्लाई कर दें चैट बॉक्स में। ओके, आई एम गेटिंग रिप्लाईज। हाँ जी बेटा। अच्छा बेटा, ये जो फिस्कल पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी इज गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन टैक्सेशन, स्पेंडिंग ऑन गवर्नमेंट बोरोइंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या होती है? इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, बट इन ऑर्डर टू स्पेंड अ गवर्नमेंट मस्ट रेज द मनी इन टैक्स। देखिए, गवर्नमेंट ने कहाँ से पैसे रेज करने हैं? वो गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है। एंड बारो एनी एक्सेस ऑफ स्पेंडिंग ओवर टैक्स रेवेन्यू। और अगर आपके एक्सपेंस ज्यादा हो और टैक्स से आपकी जो कलेक्शन है वो कम हो रही हो, तो फिर गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से कुछ पैसे बारो करने पड़ जाते हैं। जैसे पाकिस्तान अक्सर आईएमएफ से या कुछ और मॉनिटरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे वो बारो करते हैं। A government might also try to encourage investment by the private sector companies. It can try to do this by offering special tax incentives or subsidies, cash payment to encourage private sector investment in state investment. कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो स्टेट में इन्वेस्ट करता है। स्टेट का मतलब है कि कोई भी स्टेट के इदारे जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो पीटीसीएल वाला था वो इट वाज प्योरली अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन बाद में उसके कुछ शेयर्स जो हैं वो प्राइवेट किसी ऑर्गेनाइजेशन को सेल कर दिए थे। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट पीटीसीएल में पार्टनर है, लेकिन वो एक सर्टेन परसेंटेज पे पार्टनर है। अदरवाइज जो बाकी है वो कोई क्या कहते हैं, अरब कंपनी है, उसने उसके शेयर्स परचेज कर लिए। तो अब वो पीटीसीएल की अर्निंग में कुछ एक परसेंटेज है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट को मिलती है। इसी तरह से सच एज स्टेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, फॉर एग्जांपल जैसे पीआईए है या रेलवे है या इसी तरह से कुछ स्टेट के स्कूल्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं, तो इन गवर्नमेंट ने इन इदारों पे अपने जो एक्सपेंस भी करने होते हैं। और सेकंड ये कि अगर हम किसी प्राइवेट बिजनेस को पार्टनर बना लें तो उसकी से भी इनकम जनरेट हो जाती है। मीन्स के उसको उसके ऑपरेशंस को कौन देखती है? वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। और उसकी इनकम में जो शेयर है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट का या जो भी कंट्री है उस गवर्नमेंट का होता है। बेटा सेम सेम आगे देखें, उसको मॉनेटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट यूजेस मॉनेटरी पॉलिसी एज वेल एज फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इन्वॉल्व ट्राइंग टू एस्टेब्लिश मॉनेटरी कंडीशन दैट विल बी फेवरेबल टू इकोनॉमिक ग्रोथ। कोई भी इस तरह की पॉलिसी जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, दिस इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। In the US, Eurozone stands for the European zone. UK and Pakistan monetary policy is similar, same है. The government seeks to encourage long-term economic growth by keeping the rate of inflation within limits. देखो, आपको इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या करना पड़ता है? इन्फ्लेशन का जो रेट है वो मिनिमाइज करना पड़ता है। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज मैनेज थ्रू कंट्रोल ओवर इंटरेस्ट रेट। उससे जो है हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो मैनेज हो जाता है। सेम लाइक इफेक्ट ऑफ मैनेजिंग इंटरेस्ट रेट। अब देखें, इंटरेस्ट रेट को हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं। इन द यूएस, यूरोजोन, यूके एंड पाकिस्तान, द मैनेजमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक। पाकिस्तान में सेंट्रल बैंक कौन सा है? जल्दी से बताओ, चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बताओ, पाकिस्तान में सेंट्रल बैंक कौन सा है? यस, इट इज अ स्टेट बैंक। वेरी गुड। The central bank is also to control short-term interest rate on the dollar, euro, sterling, or PKR respectively, and can raise or lower interest rate as it considered appropriate. हमारा जो भी इंटरेस्ट रेट होता है वो उसको स्टेट बैंक मॉनिटर कर रहा होता है। बाकी बैंक्स बाउंड होते हैं स्टेट बैंक का ऑर्डर मानने के लिए। There is then a transmission mechanism that slowly works through the national economy. अब क्या यहाँ पे टर्म यूज की गई है, किसका क्या टर्म है? ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। The effects are by no means immediate and a change in interest rate could take months. Sometime ऐसा होता है due to some certain reasons, वो जो उसमें वेरिएशन होती है वो क्विक होती है और समटाइम इट टेक्स टाइम।
if not 2 years or more, to have an eventual effect. In principle, however, higher short-term interest rates will mean that borrowers have to pay more interest to borrow. Borrowers have to pay. Borrower ने पे करने हैं क्या? मोर इंटरेस्ट टू बोरो, कि अगर वो कुछ बोरो करता है तो उसको इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा। ये हमेशा वेरी करता है। और मुझे याद है जब मुशर्रफ के टाइम पे, जब मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी, तो बैंक्स ने अपना इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर दिया था। इफ यू डिपॉजिट सम अमाउंट, डिपॉजिट की बात करूं, बारो की नहीं कर रहा, डिपॉजिट सम अमाउंट, तो उसमें बैंक ने अपना रेट बहुत कम कर दिया। तो लोगों ने अपनी जो सेविंग्स थी वो बैंक से निकाल कर लैंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दी। तो एकदम से प्रॉपर्टी को बहुत बूस्ट आ गया था, बहुत बूम आ गया था। फिर गालबन पीपी गवर्नमेंट के दौरान 2008-9 में बैंक ने अपने कुछ रेट्स वगैरह बढ़ा दिए। इधर प्रॉपर्टी वाली साइड पे भी कुछ अच्छी खासी वेरिएशन आ गई, तो लोगों ने दोबारा बैंक्स में पैसे देना शुरू कर दिए। तो ये हमेशा प्लस माइनस रहता ही है। ये पॉलिसीज हमेशा वेरी करती रहती हैं, ये कभी फिक्स नहीं रहती, खासतौर पे पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में। देखा बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज टू अचीव सोशल और एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव। हम गवर्नमेंट जो है वो हमेशा अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी डिजाइन करती हैं दो पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके और एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। It is worth remembering that governments sometimes are economic policies to achieve political, social, or economic objectives. For example, the countries of the United Nations might agree to trade embargo with a specific country in order to persuade in order to persuade that country to change its policies. डिपेंड करता है, जब भी आप एम्बार्गो करने जा रहे होते हैं तो आपको रिक्वायर्ड होता है कि आपने अपनी कुछ पॉलिसी में अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कुछ चेंजेस लानी है। एन एग्जांपल इन द इज द यूएस यूएन ट्रेड एम्बार्गो अगेंस्ट ईरान फ्रॉम 2006, which was intended to persuade Iran to abandon its nuclear power. देखा किस तरह से एम्बार्गो किया है? Which was intended to persuade ईरान, ईरान को परसू किया है कि जी वो अपना न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम को जो है वो क्या करे, पोस्टपोन करे। तो दिस इज समथिंग लाइक कि कुछ कंडीशंस ऐसी लगा दी जाती हैं कि जिसमें देखा जा रहा होता है कि इंटरेस्ट किस तरह से वॉच करने हैं। यूएन या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो अपने इंटरेस्ट वॉच कर रही होती हैं, अपनी इंटरनेशनल पॉलिसीज डिजाइन कर रही होती हैं। Government might also try to discourage unhealthy behavior through taxation, for example, by imposing high levels of taxation on tobacco. पाकिस्तान में तो टोबैको जितना महंगा होता है उतना ही ज्यादा सेल होना शुरू हो जाता है, वरना गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि ऐसी चीजें जो ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसानदेह हैं उसको हम जितना मिनिमाइज कर सकते हैं वो कर लेते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज। Wealthy economic nations recognize the need to help poorer countries to develop their economies, and efforts are made with varying degrees of success. अब देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि with varying degrees of success, हर जगह पर इक्वल और सेम नहीं होता सिस्टम। Much help is provided through supranational organizations such as World Bank. However, international aid is provided in a variety of ways. बहुत सारे तरीके होते हैं जो इंटरनेशनल एड के। जैसे पाकिस्तान को जो अब कर्जा मिलता है तो उसमें बहुत सारी कंडीशंस लग जाती हैं कि जी आपने फलां काम नहीं करना, आपने फलां काम नहीं करना, आपने बिजली के बिल पे इतने टैक्स लगाने हैं, आपने मीन्स के हमारे गवर्नमेंट इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, मैं कुछ बहुत ही उसको रीजनेबल पर्सनैलिटी से ये बात सुन रहा था कि इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं वो आईएमएफ से बन के आती हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी अमाउंट कर्जे के तौर पे ली हुई है आईएमएफ से, और इवन के अभी तक ले रहे हैं। तो वो आप जब किसी से मांग रहे होते हैं तो वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको देता है, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं, देने वाला अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे। तो इस वक्त पाकिस्तानी अवाम पर जो बहुत सारा प्रेशर है मैं इन्फ्लेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें एक बड़ा जो फैक्टर है वो इंटरनेशनल पॉलिसीज भी हैं कि किस मुल्क को कितना एम्बार्गो करना है, किस मुल्क को कितना एड देनी है, किस मुल्क को कितना हमने फैसिलिटेट करना है। ये सब इंटरनेशनल पॉलिसीज चल रही होती हैं, और खास तौर पे व्हेन यू आर बोरोवर, अगर आप
उसको बारोइंग एंड पे हैं तो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर such as roads and railway and investment in development of system of telecommunication, ये मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जहाँ पे अमूमन एड के लिए पैसे दिए जाते हैं। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अक्सर देखा होगा कि यूनाइटेड नेशंस और यूएस एड और इस तरह की जो या वर्ल्ड बैंक खासतौर पे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी एड देता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज, हमने किसी एक इंडस्ट्री को बूम करना है, उसको उसमें बूम लाना है, उसको ग्रो करना है, तो उसके लिए समटाइम हमने स्पेसिफिक टास्क के लिए कुछ एड दी जाती है। जैसे पाकिस्तान में एक प्रोग्राम में मैं भी काम कर चुका हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की प्रमोशन के लिए, पाकिस्तानी अवाम को इंग्लिश लैंग्वेज और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और इस किस्म के आईटी की डेवलपमेंट के लिए कुछ फंडिंग आती है जो कि एनजीओ के जरिए आती है। तो ये उनके बैक एंड पे बहुत सारे और उनकी अपनी इंटेंशंस होती हैं, लेकिन अपरेंटली ये होता है कि जी हम पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान के अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं उनको हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, और फ्री एजुकेशन में हम उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग कर रहे हैं, या हम उनकी आईटी के स्किल्स को उसको शार्प कर रहे हैं, या इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को हम शार्प कर रहे हैं। लेकिन बैक एंड पे जो उनके इंटेंशंस होती हैं वो कुछ डिफरेंट होती हैं। ये देने वाला बहुत ही कम ऐसा होता है कि वो बिल्कुल एक खालिस नीयत से दे, और ख़ास तौर पे व्हेन सिंस यू आर नॉट मुस्लिम, तो ये जैसे यूएन नेशंस हैं या यूएस एड है या इस तरह के जो और इदारे हैं, ये इनमें तो खास तौर पे ये होता है कि चूंकि ये लोग एज सच मुस्लिम तो नहीं होते, तो वो देने वाला खलूस से नहीं दे रहा होता, देने वाला बैक एंड पे अपने कुछ इंटेंशन रखता है कि हाउ टू गेट रिटर्न। तो दे आर सो मेनी अदर फैक्टर्स। लेकिन समहाउ अगर हम इकोनॉमिक पॉलिसीज के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ये इस तरह से जो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज डिजाइन हो रही होती हैं। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल दे दी। आपने अक्सर बिजली के बिल के ऊपर भी लिखा हुआ देखा होगा कि यूएस एड के ताउन से, और अक्सर हेल्थ की जो प्रोडक्ट्स, हेल्थ की जो एक्टिविटीज हैं उसमें WHO बहुत ज़्यादा काम करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ ये ना इंटरनेशनल पॉलिसीज डिजाइन की जाती हैं। हाँ जी बेटा, यहाँ तक सब क्लियर है, समझ आ गया। अब हम आगे शुरू करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको पहले ये वाले पॉइंट सारे क्लियर हो जाने चाहिए अच्छी तरह से। ओके गुड, मूविंग फर्दर बेटा, नेक्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर इज कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन एन इकोनॉमी। कि इंडिविजुअल का बिहेवियर, हमने बात की थी मैक्रो इज अ लार्जर स्केल, माइक्रो इज अ स्मॉलर स्केल। दिस रेफर्स टू पीपल एंड फर्म्स हु आर बोथ बायर्स एंड sellers. Microeconomic is a branch of economics that studies the behavior of how the individual, modern household and firms make decisions to allocate limited resources. अब जितनी हमने कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स पढ़े हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो आप उसी को ही आप श्रिंक कर सकते हैं और माइक्रो पे अप्लाई कर सकते हैं। हम देखें माइक्रो इकोनॉमिक में हम किसी इंडिविजुअल को देख रहे होते हैं या हम किसी फैमिली को देख रहे होते हैं कि वो अपना उनका एक्सपेंस बिहेवियर क्या है, उनका इनकम बिहेवियर क्या है, और किस किस तरह से प्राइस और डिमांड सप्लाई का एक रिलेशन बनता है। आइए हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी हुई है, सेकंड पैराग्राफ में आए, माइक्रो इकोनॉमिक्स आल्सो डील्स विद द इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इनकम पॉलिसीज, effects of national income policies such as changing taxation levels on the aspect of the economy. Macroeconomic theory is often based on basic assumption about micro level behavior. देखिए उसने एग्जांपल में बताया हुआ है कि जी वन प्रोडक्ट, वन प्राइस, वन कंज्यूमर, वन हाउसहोल्ड, वन बिजनेस और इवन वन इंडस्ट्री। अब माइक्रो में हमारा क्या होता है कि हमारा पूरा फोकस बहुत नैरो हो जाता है। माइक्रो में क्या होता है, पूरा फोकस नैरो हो जाता है, वो वन प्रोडक्ट पे आता है। हमने मैक्रो में देखा था कि ये सुप्रा नेशनल पे जा रहा था, वर्ल्ड वाइड जो एक इकोनॉमी हमने उसको भी डिस्कस किया, किसी एक कंट्री की इकोनॉमी को भी डिस्कस किया, उसमें सप्लाई और डिमांड को हमने ब्रॉडर लेवल पे देखा। लेकिन अब माइक्रो को हमने क्या करना है, हमने इसको वन प्रोडक्ट, वन प्राइस, वन कंज्यूमर, वन हाउस होल्ड, वन बिजनेस और इवन वन इंडस्ट्री,
हम चीजों को इस पॉइंट ऑफ व्यू से अब यहाँ पर देखेंगे, स्टडी करेंगे। जी नेक्स्ट देखते हैं हम इसको, डिमांड एंड सप्लाई का क्या रूल है। अकॉर्डिंग टू बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, द सेल्स प्राइस फॉर द प्रोडक्ट इन मार्केट इज डिटरमिन्ड बाय डिमांड एंड सप्लाई। आपने देखा होगा कि ईद के दिनों में चीजें महंगी हो जाती हैं, क्यों? व्हाट इज द रीजन? रिप्लाई करें मुझे चैट बॉक्स में, बताएं जरा। ईद के दिनों में अक्सर प्रोडक्ट्स, पाकिस्तान में तो खैर वैसे ही, माह रमजान में या ईद में, ईद के दिनों में चीजें महंगी हो जाती हैं, वजह क्या है? जल्दी से बताएं, रिप्लाई करें। यस, वेरी गुड। टू मच डिमांड बट लिमिटेड सप्लाई। शाबाश बेटा। अच्छा, होता क्या है कि डिमांड, ये जो प्राइस का ना बहुत डायरेक्ट रिलेशन है डिमांड और सप्लाई के साथ। अगर डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो प्राइस ऑटोमेटिक हाई हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट भी आता है कि सम टाइम सप्लाई जान के स्लो कर दी जाती है, डिमांड ज्यादा हो जाती है, तो इसको आर्टिफिशियल जो है ना इन्फ्लेशन बोलते हैं, कि हमने जान के कुछ किया। ऐसा नहीं है कि सप्लाई जो है वो उसकी प्रोडक्शन कम हो रही थी या प्रोडक्शन के कम होने में कुछ और फैक्टर थे, ऐसी कोई बात नहीं होती। सम टाइम हम जान के सप्लाई को होल्ड करते हैं, सप्लाई का प्रोसेस स्लो करते हैं, क्योंकि डिमांड और बढ़ जाएगी, प्राइस और बढ़ जाएंगे। तो वो जो उसको रिटेलर होता है या सम टाइम होलसेलर भी इसमें ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अभी इसको कोरोना के दौरान जो मास्क वाला सीन हुआ, 10 रुपए वाला मास्क 50-50 में बिकना शुरू हो गया, डिमांड बढ़ गई, जिन लोगों के पास स्टॉक पड़ा था उन्होंने होल्ड कर लिया। जब कीमतें बढ़ गई तो उन्होंने स्टॉक अपना रिलीज करना शुरू कर दिया। तो ये जो है ये आर्टिफिशियल होता है सब कुछ। अदरवाइज एक नेचुरल भी होता है कि किस चीज की डिमांड, फॉर एग्जांपल नेचुरल कहाँ होता है? देखिए, फ्रूट जितना भी है इसको होल्ड करना थोड़ा मुश्किल है। जैसे फ्रूट है, वेजिटेबल है, कुछ ऐसी चीजें जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, तो वहां पर क्या होता है कि आप ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते। आल्दो के उसको होल्ड करने के बहुत सारे तरीके आ गए हैं, केमिकल आ गए हैं, और उसकी स्टोरेज पूरे हो जाती है, उसका प्रोसेस होता है स्टोरेज का। लेकिन इन जनरल जो है आप उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें आप आपके लिए चीजों को इस तरह से कंट्रोल करना, प्राइस को इस तरह से इंक्रीज करवा देना जरा मुश्किल होता है, लेकिन लोग कर उसमें भी लेते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगला देखें, नेक्स्ट वन इज अ मोनोपोली प्राइसिंग। मोनोपोली प्राइसिंग क्या होती है कि हमने डिस्कस किया था कि जब मैंने आपको एग्जांपल दी थी वापडा वाली, कि मोनोपोली है भाई, वो जितने का यूनिट देंगे पाकिस्तानी अवाम मजबूर है। पाकिस्तानी अवाम ने तो मतलब बिजली के बगैर तो गुजारा नहीं है ना। और फिर अवाम भी वो जो माशाल्लाह जिसके अंदर ना कोई इत्तफाक है ना इत्तेहाद है, हर कोई एक नफ्सा नफ्सी का आलम है। हम अगर थोड़ा सा यूनाइट हो जाएं और हमें कोई प्रॉपर तरीके से चीज़ों को मैनेज करना आता हो, तो जो बायर होता है उसके पास एक अपनी पावर होती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी अवाम को वो पावर ना पता है और ना यूज़ करनी आती है, ना वो यूज़ करना चाहते हैं। मैंने अभी 2000 गालिबन 12 की बात है या 11 या 12 की बात है, इंग्लैंड में किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दी गई थी। अच्छा, वो एक दफा बढ़ाई, इट वाज इन पेनीज, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन वो 1 पाउंड तो बहुत दूर की बात है ना, वो कुछ पेनीज में पैसे बढ़े। तो अवाम ने ना हल्का फुल्का एहतजाज किया, उन्होंने कहा जी प्राइस क्यों इंक्रीज हुए हैं? मतलब फॉरेन कंट्रीज में, डेवलप कंट्रीज में तो प्राइस का इंक्रीज होना एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। इवन कि चाहे वो 1 पैसा 2 पैसा, मैं पाकिस्तानी करेंसी में बता रहा हूँ, अदरवाइज उनकी तो पेनी होती है, चाहे वो पेनीज में हो या सेंट्स में हो, वो दे डोंट बॉदर। अच्छा, 2 एक हफ्ते के बाद दोबारा उसी चीज की प्राइस बढ़ा दी गई। तो लोगों ने क्या किया, अब देखो ये होता है पढ़े लिखे कौम की मिसाल। लोगों ने क्या किया, वो चीज यूज करना ही छोड़ दी। गालबन वो ना, मुझे याद पड़ता है कि वो अंडे थे, एग की प्राइस बढ़ाई थी। अच्छा, लोगों ने क्या किया कि वो चीज यूज करना ही छोड़ दी एहतजाज के तौर पर। इवेंचुअली जब सप्लाई आ रही होगी और डिमांड कम हो जाएगी तो क्या होगा? जल्दी से मुझे बताएं। जब सप्लाई ज्यादा हो जाए और डिमांड कम हो जाए तो क्या हो जाएगा? यस, वेरी गुड। क्या होगा कि प्राइस डिक्रीज हो जाएगी। वो प्राइस जितने बढ़े थे उससे 10 टाइम डिक्रीज हो गई, डिक्रीज हो गई।
फॉर एग्जाम्पल प्राइस बढ़ी थी, मैं सपोज करता हूँ कि 50 सेंट्स। तो स्ट्राइक की वजह से लोगों ने क्या किया कि अंडे खाना छोड़ दी। अब देखिए एक अंडे जो है वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें हम कहेंगे उसके बगैर गुजारा नहीं है। उन्होंने क्या किया जनाब, अंडे खाना छोड़ दिए। वो प्राइस जो 50 सेंट्स इंक्रीज हुई थी वो भी वापस हो गई, और जो एक्चुअल प्राइस थी भी 50 सेंट्स और कम हो गई। ये होती है कॉम, ये होता है बाइंग, बायर की जो अपनी पावर यूज करते हैं बायर। तो दिस इज समथिंग लाइक कि वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि सप्लाई और चेन को अगर आप खुद भी अपने एंड से उसको मैनेज कर रहे हो तो इट मैटर्स अ लॉट। जी बेटा आगे देखें। अच्छा आप ऐसा करें कि सप्लाई एंड डिमांड वाला जो है ना, इसको एक दफा आप खुद यहाँ बुक से रीड करें। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया, समझा दिया। खुद से एक दफा रीड करें जरा, ज्यादा हो रहे होते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्राइसिंग इन कॉम्पिटिटिव मार्केट। In contrast to a monopoly market, companies that sell their products in a highly competitive market will decide their selling price by comparing them with those of competitors. जहां पर कंपटीशन होता है वहां पर बेनिफिट होता है कस्टमर को। जहां कंपटीशन होता है वहां बेनिफिट किसको होता है? कस्टमर को बेनिफिट होता है। और जहां मोनोपोली होती है वहां हमेशा कस्टमर नुकसान में जाता है, क्योंकि उस मोनोपोली की वजह से जो प्राइस हैं वो ज्यादा होते हैं। क्योंकि कंपटीशन में तो हमने ये भी देखना होता है ना कि आपके साथ जो मुकाबले में जो दूसरी कंपनी है वो क्या प्राइस दे रही है। अगर वो प्राइस कम दे रही है तो आपको भी अपनी प्राइस को डिक्रीज करना पड़ता है। जी बेटा अगला पॉइंट है कॉस्ट। इन द लॉन्ग रन द सेल्स प्राइस मस्ट एक्सीड द एवरेज कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट दैट अ बिजनेस एंटिटी सेल्स। इफ कॉस्ट इज हायर देन सेलिंग प्राइस तो डेफिनेटली बात है कि बिजनेस लॉस में जाएगा ना। सम टाइम हम आर्जी तौर पे तो ये चीज बर्दाश्त कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए, और उसके लिए हम अपना कुछ बजट भी रख लेते हैं। आप देखें जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होती है मार्केट में तो उसका एक पैटर्न ये भी चलता है कि शुरू में वो कॉस्ट से भी कम पे सेल कर रहे होते हैं। क्यों? अपनी अपना नाम बनाने के लिए और अपनी एक गुडविल जनरेट करने के लिए। लेकिन लॉन्ग रन उसको नहीं कर सकते। कुछ टाइम के बाद हमें उसको उस प्रॉफिट वाले जो प्राइसिंग होती है उसमें आना पड़ता है। Costs are influenced by factors such as suppliers' price for raw materials and components. देखें आप जब भी कोई प्रोडक्ट को फाइनल शेप में देते हैं ना तो उससे पहले आपकी परचेजिंग किस में होती है? रॉ मटेरियल में। फिर रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फाइनल शेप में लाने में जो पूरा एक साइकिल होता है जिसमें आपके एम्प्लॉयज भी शामिल होते हैं, आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कॉस्ट भी आती है। तो वो सब चीजें डालने के बाद एक एक प्राइस डिसाइड की जाती है। प्राइस इन्फ्लेशन ये एक और फैक्टर है। एक्सचेंज द रेट मूवमेंट्स, रेट की जो वेरिएशन है उसकी वजह से भी कॉस्ट पे फर्क पड़ता है। डेफिनेट सी बात है कि अगर कॉस्ट ज्यादा हो रही होगी प्राइसिंग की वो लाइक जो चीज आप परचेज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी तो जो आप जो फिनिश्ड गुड है उसकी प्राइस आपको बढ़ानी पड़ेगी। अदर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट सच एज वेज रेट्स एंड जनरल एक्सपेंसेस। अगर किसी मुल्क में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी तो डेफिनेट सी बात है एम्प्लॉयज भी कहेंगे कि जी उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। जब आप उनकी तनख्वाह बढ़ाएंगे तो ये कॉस्ट में शामिल हो रही होगी जो जिस प्रोडक्ट में आप डील करते हैं, तो आपको अपनी उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो बढ़ानी पड़ेगी। सेम लाइक क्वालिटी, इट यूजली कॉस्ट मोर टू प्रोड्यूस एन आइटम टू अ हायर क्वालिटी स्टैंडर्ड। अगर आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज करना है तो डेफिनेट सी बात है कि उसमें आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। जब कॉस्ट इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली आपको उसमें जो प्राइस है उस प्रोडक्ट की वो भी आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कॉस्ट में इजाफा हो रहा होता है। अच्छा जी, माइक्रो लेवल पे अगर हम देखें तो कस्टमर की इनकम मैटर्स अ लॉट। अगर कस्टमर, आपका जो कस्टमर है, जो आपका बायर है, अगर उसकी इनकम अच्छी है, उसकी इनकम ज्यादा है, तो डेफिनेट सी बात है कि वो आपसे 10 रुपए वाली चीज को 12 रुपए में भी परचेज कर सकता है। देखिए आपको पिज्जा, मैं पिज्जा की एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको पिज्जा जो है वो कुछ जगहों से 200 रुपए का भी मिल जाता है और कुछ जगहों से वही पैन पिज्जा जो है वो 350 रुपए तक भी मिलता है।
तो अब वो होता क्या है कि क्योंकि अब पिज्जा की मार्केट ऐसी है जो हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट बन गई है पाकिस्तान में। अब होता क्या है कि जिन लोगों की बाइंग कैपेसिटी 200 वाली है वो 200 वाली तक अफोर्ड कर लेते हैं, जिनकी कैपेसिटी 350 वाली है वो 350 तक करते हैं। ये बाइंग कैपेसिटी की बात होती है। मैंने बहुत सारे लोगों को शिफ्ट होते हुए देखा है। 350 वाले जो पिज्जा होता है वो कहते हैं जी हम उसमें जो है टेस्ट का या फ्लेवर का कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं आता। तो ये फर्क कब नहीं आता, वो क्यों स्विच करते हैं? 350 वाला पिज्जा खा रहे होते हैं एक ब्रांड से और फिर वो 200 वाला या 250 वाला खाना शुरू कर देते हैं। तो ये उनका शिफ्ट क्यों आता है? ये कंज्यूमर का बिहेवियरल शिफ्ट क्यों है? वो उसकी वजह ये होती है कि जो जो ब्रांड जो है वो 250 में पिज्जा दे रहा है, वो उसकी क्वालिटी को डाउन नहीं करता, लेकिन अपना प्रॉफिट मार्जिन बहुत रिड्यूस कर देता है, बहुत डिक्रीज कर देता है। किस लिए डिक्रीज करता है? अपनी गुडविल जनरेट करने के लिए। तो ये इनकम ऑफ जो कस्टमर है, ये इट मैटर्स अ लॉट। अभी आप देखेंगे कि इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है, जैसे आजकल कोविड 19 का जो एक क्राइसिस चल रहा है, इसमें लोगों की इनकम बहुत डाउन हुई है। तो डेफिनेट सी बात है कि ये जो जितनी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि ज़रूरियात ज़िंदगी में नहीं आती, जैसे पिज़्ज़ा जो है ये ज़िंदगी के लिए ज़रूरी नहीं है। इसके बगैर ऐसा नहीं कि आप ज़िंदा नहीं रह सकते। ये एक आप कह लें कि अय्याशी वाली स्टेज है, ज़रूरत वाली स्टेज नहीं है। ठीक है? तो अब हम अगर यहाँ पर देखें तो इन चीज़ों की जो परचेज़ है, वो बहुत डिक्रीज़ हो गई है कस्टमर्स की। तो आप देखें कि ये जो जितने भी फास्ट फूड के जो बिजनेस था, वो बहुत शदीद इफेक्ट हुआ है इस कोविड 19 में। लेकिन ऐसे बिजनेस जो फॉर एग्जांपल आपकी नीड वाले बिजनेस हैं, फॉर एग्जांपल देखें रोटी खाए बगैर गुजारा नहीं है, सब्जी खाए बगैर गुजारा नहीं है। डेफिनेट सी बात है, हमने जो अब जिंदा रहने के लिए खाना खाना है, उसके जो बेसिक आइटम्स हैं उसके बगैर गुजारा, तो ऐसे बिजनेस इफेक्ट नहीं हुए, या हुए हैं तो कम इफेक्ट हुए हैं। तो ये वेरी करता है कि इनकम ऑफ कस्टमर क्या है, उसी हिसाब से आपका बिजनेस में जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। The other factors influencing price, there are other factors, for example the price of substitute goods, alternate goods की प्राइस क्या है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैंने पिज्जा है 350 का, अच्छा जी पिज्जा ना खाएं तो और क्या खा सकते हैं? जी जिंगर बर्गर खा सकते हैं। अच्छा जी जिंगर कितने का है? जी वो तकरीबन 200 250 के आसपास है। ओके, चलें और कोई अल्टरनेटिव? हाँ जी ब्रोस्ट मिल जाएगा आपको, या तवा पीस मिल जाएगा। अब ये देखो ये अल्टरनेट हैं। अब होता क्या है, पिज्जे का अल्टरनेट पिज्जा इस तरह से हो सकता है कि आपने महंगे वाले ब्रांड से नहीं खाया, सस्ते वाले ब्रांड से खा लिया, ये चले हम अल्टरनेट कह सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि फूड आइटम या जो भी सब्स्टिट्यूट गुड है वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जनाब अगर हम पिज्जा ना खाए, नहीं यार पिज्जा मेरी बजट में नहीं आ रहा है, मेरी रेंज से बाहर है, 350 की चीज मैं नहीं खानी, मैंने विद इन 200 यूज करना है। तो आप कहते हैं जी ठीक है, आप लेट सपोज के क्या कहते हैं क्रिस्पी पीस ले सकते हैं, आप उसको बारबेक्यू पीस ले सकते हैं, आप रोस्ट पीस ले सकते हैं। तो आपकी वो जो भूख की जरूरत है वो पूरी हो जाएगी। तो अब जब सब्स्टिट्यूट आता है तो प्राइसिंग में तब भी इफेक्ट पड़ता है। देखिए शवारमे के आने से बर्गर का बिजनेस थोड़ा सा इफेक्ट जरूर हुआ है, ज्यादा इफेक्ट ना भी कहें तो थोड़ा सा। पहले बर्गर ही बिकते थे, लेकिन शवारमे की जब से इंट्रोड्यूस हुआ तो लोगों के पास एक सब्स्टिट्यूट चीज आ गई, तो जिसकी वजह से बर्गर का प्राइस इस वक्त मेरा ख्याल है कि 120 130 के आसपास होता, अगर ये शवारमे ने उसको टफ टाइम ना दिया होता। शवारमा आपको 60-70 रुपए का मिल जाता है, तो बर्गर वालों ने भी अपने जो प्राइस है वो 60-70 की रेंज में ही रखी हुई है, अंडर 100 ही रखी हुई है। तो ये सब्स्टिट्यूट जो गुड होती है, सब्स्टिट्यूट जो प्रोडक्ट होती है, उससे भी प्राइसिंग में बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगला पॉइंट देखें, द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर आइटम दैट कस्टमर विल हैव टू बाय। ये वही है जिसमें मैंने आपको कहा था ना कि आटा, चीनी, और ये क्या कहते हैं दाल चावल सब्जी, ये वो है कि जो हमारी एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है कि इनके बगैर गुजारा नहीं है। तो उनकी प्राइस में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आता, कोई बड़ा जंप। देखिए अगर आप मटन नहीं खाएंगे तो गुजारा चल जाएगा, लेकिन मटन नहीं खाएंगे तो कुछ तो और खाएंगे ना। फॉर एग्जाम्पल फूड के आइटम्स में हम देखें दाल सब्जी चावल इस तरह की चीजों में, तो हमने देखना ये होता है कि जो कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ऐसे गुड्स जो कि ह्यूमन नीड हैं, जिनके बगैर गुजारा ना हो। कंज्यूमर टेस्ट एंड फैशन, हाई प्राइसेस माइट बी ऑब्टेन्ड फॉर फैशन गुड्स।
बेटा फैशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो ह्यूमन नीड तो नहीं है ना। इंसान अपनी रोटी कपड़ा मकान की जरूरत के बाद फैशन वाले स्टेज पर आता है ना। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी चीजें जो इंसान की नीड में नहीं आती उसके प्राइस हमेशा ज्यादा होते हैं। पिज्जे की प्राइस क्यों ज्यादा है? सिर्फ उसकी बड़ी वजह यह है कि ये जरूरत नहीं है, ये एक एडिशनल आइटम है। जी लास्ट पॉइंट देखें, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। सम टाइम होता यह है कि आपको 10 रुपए वाली चीज जो है वो 30 रुपए में मिल रही होती है, जबकि कंपनी की प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो मे बी 7 रुपीज हो 6 रुपीज हो, लेकिन वो सिर्फ प्रोडक्शन की हद तक है। अगर वो उसको अपनी एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग की कॉस्ट ऐड ना करनी पड़े तो शायद वो कंपनी प्रोडक्शन कॉस्ट के बाद वो मार्केट में उसको 10 रुपए 12 रुपए में इंट्रोड्यूस करवा दे। लेकिन क्यों? कि करोड़ों रुपए की एडवर्टीजमेंट होती है। आपने देखा ये जो बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड बिल बोर्ड लगे होते हैं, इसका पर मंथ जो रेंट होता है दैट इज अराउंड 1 लाख to 3 लाख। साइज पे और लोकेशन पे डिपेंड करता है। जितनी अच्छी लोकेशन होगी उतने प्राइस ज्यादा होंगे, जितना बड़ा साइज होगा होर्डिंग बोर्ड का उतने प्राइस ज्यादा होंगे। ये होर्डिंग बोर्ड 4.5 लाख रुपए के भी होते हैं पर मंथ रेंट पे। तो अब देखें कि ये एक ऐसी कॉस्ट है कि ये डेफिनेट सी बात है, ये जब अब ये प्रोडक्ट की अपनी कॉस्ट नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट को बेचने के लिए ये कॉस्ट की जा रही है, तो ये इसका जो इम्पैक्ट है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट पे आएगा। वही चीज जो 12-13 रुपए में सेल की जा सकती थी, अब उसी चीज को 30 रुपए में सेल करना पड़ रहा है। वजह क्या है कि टेलीविजन में आप एक दफा ऐड देते हैं तो 1 मिनट का ऐड, एक मिनट का वैसे ऐड इतना बड़ा ऐड होता नहीं है, नॉर्मली इनके ऐड के पैसे चलते हैं सेकंड्स में। तो अगर 10 सेकंड्स का ऐड है तो ये तकरीबन आपका जा रहा होता है 1 करोड़ में 1.5 करोड़ में। तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ द प्राइसिंग। हाँ जी बेटा, ये पॉइंट सारे समझ आ गए हैं आपको? प्लीज मुझे रिप्लाई करके बताएं। जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजरमेंट ऑफ द चेंज इन द सेल्स डिमांड, मेजरमेंट ऑफ द चेंज इन द सेल्स डिमांड, ठीक है, that would occur for a given change in the selling price. Within a market as a whole, there is an inverse relationship between selling price and sales demand. Inverse, ठीक है, inverse की term use हुई है। At higher price, total sales demand for product will be lower. At higher price ज्यादा हो जाएंगे तो total sales जो है वो क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी, lower हो जाएंगी। For individual companies in a monopoly position in their market or niche of the market, the same rule applies. For price are raised, demand will fall. अमूमन ये होता है कि ऐसी चीजें जो कि आपकी जरूरत या जरूरती जिंदगी में नहीं आती, जिसके बगैर आपका गुजारा हो सकता है, उसमें ये होता है कि अगर आपके जो प्राइस हैं वो रेज हो जाएं तो डिमांड कम हो जाती है। The change is quantity demanded as a percentage of original demand. The change is sale price as a percentage of the original price. ये इसको हम इस तरह से कंपैरिजन करते हैं कि एक चीज दूसरी चीज को इफेक्ट कर रही होती है। Elastic and inelastic demand. Sales demand for a product could be either elastic or inelastic in response to changes in the sale price. डिमांड इज इलास्टिक इफ इट्स वैल्यू इज अबव 1। अब ये वो उसको जस्ट समझाने के लिए बता रहे हैं, इसको गौर कीजिएगा। डिमांड इज इलास्टिक, इलास्टिक का क्या मतलब है कि डिमांड बढ़ाई जा सकती है इफ वैल्यू इज अबव 1। मोर एक्यूरेटली, डिमांड इज इलास्टिक इफ इट्स इलास्टिसिटी इज अ फिगर लार्जर देन -1। ये एक स्केल के तौर पे अगर आप इसको लें तो एक एंड पे क्या है कि उसकी डिमांड है और दूसरी एंड पे उसकी प्राइस है। तो ये जितनी डिमांड बढ़ती जाएगी प्राइस बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर ऑन दी अदर हैंड अगर हम दूसरी साइड से देखें तो अगर वो चीज ऐसी है कि जिसका इसमें असल में कुछ फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं ना, अगर कोई चीज ऐसी है कि जिसके बगैर गुजारा हो सकता है,
अब जैसे आजकल की सिचुएशन में फॉर एग्जांपल मास्क के बगैर गुजारा नहीं हो रहा, तो फिर तो डेफिनेट सी बात है, डिमांड भी बढ़ती जा रही है, प्राइस भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन कोई एक ऐसी चीज है कि जिसके बगैर गुजारा हो सकता है, उसका हम हमारे पास अच्छा अल्टरनेटिव मौजूद है, तो फिर डिमांड बढ़ेगी। तो अगर उसके साथ साथ उसके अल्टरनेटिव भी आना शुरू हो जाएं, तो प्राइस को कंट्रोल करना पड़ जाता है। ये वेरी कर रहा होता है हमेशा, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट एंड मार्केट टू मार्केट। Demand is inelastic if its value is less than 1. More accurately, demand in inelastic if its elasticity is figure below -1, between 0 and -1. जीरो क्या है कि जी डिमांड है ही नहीं, -1 क्या है कि बल्कि जो आपके पास प्रोडक्शन हुई पड़ी है वो भी सेल नहीं हो सक रही। तो इस तरह से जो इलास्टिसिटी का जो असूल है, इसमें क्या होता है कि प्राइस का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, लेकिन यहाँ पे किसी भी चीज का फिक्स फार्मूला नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। जैसे आजकल की अगर हम एग्जांपल लें, अगर आप जानवर परचेज करने जाएं, तो आपने बकरा लेना हो या कोई भी मतलब आपने कुर्बानी के लिए जानवर लेना है, तो डिपेंड करता है कि मार्केट में कस्टमर कितना है। अगर कस्टमर ज्यादा हो और कस्टमर की बाइंग कैपेसिटी भी अच्छी हो, तो प्राइस बढ़ जाते हैं। अगर लगता है कि जनाब कस्टमर तो ज्यादा है लेकिन बाइंग कैपेसिटी बहुत कम है, तो फिर प्राइस रिड्यूस करने पड़ जाते हैं। ये हमेशा वेरी कर रहा होता है, ये चीजें सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करते हैं, इसमें कोई फिक्स फार्मूला नहीं होता। यस, कुछ जनरल कॉन्सेप्ट होते हैं। अगला पॉइंट देखें, द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Price elasticity of demand affects the amount by which total sales revenue from a product will change when there is change in the sale price. अगर सेल प्राइस में चेंज आएगा, तो डेफिनेट सी बात है कि जो सेल्स का रेवेन्यू है वो भी उसी हिसाब से इफेक्ट होगा। या वो इफेक्ट पॉजिटिव हो सकता है या वो इफेक्ट नेगेटिव हो सकता है। If demand is highly elastic, greater than 1, ignoring the minus sign, increase the sales price will lead to fall in a total sales revenue. Sales price will lead to fall. अब sales price क्या हो रही है? डाउन हो रही है। In total sales revenue, जो sales का total revenue है, due to a large fall in sales demand, क्योंकि जो sales की demand है वो down हुई है। A reduction in the sales price will result in the increase in total sales revenue due to the large rise in sales demand. जब large rise आएगा sales demand में, तो डेफिनेट सी बात क्या है कि वो चीजें जो प्राइस है वो भी अगेन फ्लक्चुएट हो रही होंगी। अगला पॉइंट देखें, इफ डिमांड इज इन इलास्टिक, डिमांड में इन इलास्टिसिटी है, इलास्टिक नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लेस देन 1 है और इग्नोरिंग द माइनस साइन है, इंक्रीज द सेल्स प्राइस विल रिजल्ट इन द इंक्रीज इन टोटल सेल्स। अब क्योंकि इन इलास्टिक है ना, आप ये कॉन्सेप्ट समझिएगा जरा, क्योंकि यहां पर हमने क्या कंडीशन रखी है, इन इलास्टिक है, तो increase the sale price will result in the increase in total sales revenue from the product because the fall in sales volume is fairly small। कि जो सेल्स का वॉल्यूम है वो स्मॉल है, उसकी जो फॉल है ना वो स्मॉल हो रहा है, वो नहीं हो सकता। क्योंकि फॉर एग्जांपल देखें, अगर टमाटर के प्राइस बढ़ जाते हैं, प्याज के प्राइस बढ़ जाते हैं, तो भी वो बिकने तो है ना, थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा। अगर कोई एक कंज्यूमर एक हफ्ते में 1 किलो प्याज यूज कर रहा था, तो शायद वो थोड़ा सा प्याज का यूज को थोड़ा कम शायद कर सके, शायद की बात कर रहा हूँ अगेन, कि तो और वो 1 किलो की बजाय 3 पाव तो फिर भी लेगा। तो ये कुछ ऐसे आइटम्स हैं कि जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है। Reduce the sale price will result in lower total sales revenue because the increase in sales demand will not be enough to offset the effect on revenue of the fall in price। ये सारी देखें बेटा कुछ फैक्टर्स हैं, सिचुएशन टू सिचुएशन हमेशा चीजें वेरी कर रही होती हैं। जी, इलास्टिसिटी एंड सेटिंग प्राइस। An understanding of the price elasticity of demand for products can help managers to make price decision। ये जो प्राइसिंग डिसीजंस हैं, ये गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे ले रही होती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसके मैनेजर्स होते हैं जो बाकायदा इस चीज को देख रहे होते हैं, और इंडिविजुअल के लेवल पे देखें तो हम सब लोग जब भी हमारा कोई कुछ बाय करना होता है तो वी जस्ट चेक द मार्केट, और उसी हिसाब से हमारा बाइंग बिहेवियर होता है। इन इलास्टिक डिमांड और इलास्टिक डिमांड, ये दो पॉइंट्स हैं। इफ डिमांड इज इन इलास्टिक, रेजिंग सेलिंग प्राइसेस विल हैव अ स्मॉल इफेक्ट ऑन डिमांड। बेटा ये वही बातें हैं,
इन इन दोनों हेडिंग्स को आप जरा खुद एक दफा रीड करें, इसमें कुछ नई बात नहीं है, सब सेम कॉन्सेप्ट है, जस्ट उसको रिवाइज करा दोबारा। आप इसको जरा एक दफा गो थ्रू करें, आई एम हियर अवेलेबल विद यू, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको भी समझा दूंगा। हाँ जी बेटा, हैव यू डन? इज दैट क्लियर? कोई पॉइंट नहीं समझे तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, आई एम गेटिंग योर रिप्लाईज कि डन सर, यस सर, ओके। इस मीन कि बेटा ये क्लियर है। फिर भी आप बेटा इसको घर पे रिवाइज करें, और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा, तो यू कैन डिस्कस टुमारो, आई विल मेक यू क्लियर इंशाल्लाह। ओके बेटा, वी स्टॉप हियर। अभी ये है कि आप इसने हमने जितना कुछ कवर कर लिया है इस चैप्टर का, तो आप उसको अच्छी तरह से रिवाइज करें। कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कल डिस्कस करें, हम इसको दोबारा भी मैं आपको समझा दूंगा इफ देयर वुड बी एनी प्रॉब्लम। ओके बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, ढेर सारी दुआएं बच्चों के लिए। अल्लाह हाफिज।